जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 3 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए, यानी दोस्तों आज के क्लास में मॉडल पेपर दोस्तों कौन सा होगा? चौथा होगा। ठीक दोस्तों, जितने भी मैंने आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर जितने प्रोवाइड कराए हैं, प्रैक्टिस सेट जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं और पवन सीरीज के जो वस्तुनिष्ठ मैंने प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए, ये सब कुछ यदि आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2023, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सबको देख पाएंगे। तो दोस्तों अब आपको अंतिम समय में खासकर प्रीवियस ईयर के पेपर और क्या मॉडल पेपर को बहुत बेहतरीन तरीके से लगाना, जितना अच्छे से आप प्रीवियस ईयर के पेपर और मॉडल पेपर को बेहतरीन तरीके से लगाएंगे उतनी बेहतरीन आपकी तैयारी दोस्तों होगी और उतना अच्छा आपका एग्जाम होगा। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस भी प्रोवाइड कराया है। दोस्तों यदि आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे पूरा संपूर्ण सिलेबस आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिल जाएगा। पर आपके पास इतना वक्त नहीं बचा कि पूरा सिलेबस देखें। जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में आपको समस्या है वहां जाइए, उस चैप्टर उस टॉपिक को आसानी से आप देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर 4 का सबसे पहले दोस्तों किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान समझिएगा, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योगफल होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। जैसे ये समद्विबाहु समकोण, जैसे ये मान ये भुजा इसके बराबर हो ए बी सी, तो ए बी भुजा बी सी के बराबर हो। ये त्रिभुज हमारा कितने का हो? ये कोण कितने मगर 90 का हो। तो अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योगफल कितना होगा? तो एक कोण ये बचा, एक कोण ये बचा, ये दो कोण बचे। अब एक कोण 90 हो चुका है तो दो कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसलिए 180 में से 90 को घटा दोगे तो बचेगा ही 90, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका चौथा सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए अगला कह रहा है कौन सा जोड़ा, ध्यान समझिएगा, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? व्युत्क्रम का मतलब दोस्तों उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। तो दोस्तों हमें बताना उल्टा उल्टा और उल्टा कैसे बताएंगे हम अंश जो जिसका अंश जैसे पहला मैं बताता हूं, पहले एग्जाम्पल इसमें समझिए। जैसे 1/4 है और 4/9, तो 1/4 इसका जो अंश हो दूसरे वाले जोड़े का वही हर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो सही होगा और नहीं है तो गलत। देखिए इसका अंश कितना 1, यहाँ इसका हर कितना 9, बेकार है, ये व्युत्क्रम नहीं हो सकता। यहाँ देखिए इसका अंश 3 है, इसका अंश 3 है और इसका हर कितना 6, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए इसका अंश 2 है और इसका हर कितना 2 है। अच्छा आगे भी चेक करेंगे, इसका हर 3 है तो इसका अंश 3 है, मतलब उल्टा ऐसे लिखा होगा 5/2। अब इसका व्युत्क्रम यदि आपसे पूछेगा तो 2/5 होगा। जो इसका अंश है वो आपको हर बना देना है, जो इसका अंश है उसको आपको हर बना देना है और जो इसका हर है उसको आपको अंश बना देना है। व्युत्क्रम का मतलब दोस्तों उल्टा होता है, मतलब उल्टा करना होता है, यानी 2/3 3/2 एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, और 5/10 और 1/2, देखिए यहाँ 5 यहाँ 2 है तो बेकार है। समझ गए कि नहीं? तो व्युत्क्रम वाला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, बहुत आसान है। अच्छा आपसे कह रहा है 13 की अनुवर्ती संख्या की परिवर्ती संख्या बताइए। 13 की अनुवर्ती संख्या की परिवर्ती संख्या बतानी। अब देखिए आपसे ध्यान सुनिएगा, चाहे आपसे अनुवर्ती संख्या कहे, चाहे आपसे उत्तरवर्ती संख्या कहे, चाहे आपसे परवर्ती संख्या कहे, तीनों का सेंस एक ही है। तीनों का सेंस एक ही, अनु माने आगे की संख्या लिखनी है। तो 13 के आगे की संख्या दोस्तों कितनी होगी? 14 होगी। 13 की आगे की अनुवर्ती संख्या, तो 13 के आगे की संख्या दोस्तों 14 होगी। और उसकी परवर्ती संख्या पूछी। परवर्ती संख्या मैंने अभी बताया, चाहे परवर्ती संख्या कहे, चाहे अनुवर्ती संख्या कहे, चाहे उत्तरवर्ती संख्या कहे, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए कि आप क्या इसको गलत प्रश्न कर दे इसलिए दिया गया कि अनुवर्ती संख्या की परिवर्ती। यहां लिख सकता था 13 की अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या बताइए, थोड़ा और आसान हो जाता प्रश्न। पर यहां आपसे जानना चाहता कि अनुवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या तीनों जानते हैं कि अनुवर्ती संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं, है कि नहीं? और अनुवर्ती संख्या को उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। सब जानना चाहता आपसे एग्जाम में, इसलिए पूछा 13 की अनुवर्ती संख्या। 13 की अनुवर्ती संख्या तो 14 हो जाएगी और की परवर्ती संख्या, तो 14 की परवर्ती संख्या कितनी हुई? 15।
14 की परिवर्ती संख्या कितनी? 15, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सेकंड सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मैंने इसको लिया क्या, 13 की अनुवर्ती संख्या की परवर्ती संख्या कहा है, तो मतलब 13 की अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या पूछा है, इसलिए कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, यही लिखा होता 13 की अनुवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो अनुवर्ती संख्या 14, उसके पहले की संख्या कितनी? 14 की 13, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही होता। ये 13 की अनुवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या पूछता तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता, 13 होता, पर आपसे अनुवर्ती संख्या की परवर्ती संख्या पूछा, इसलिए 15 हो जाएगा। अगर कह रहा है एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 भाग व्यय करता है, एक मनुष्य जितना कमाता है वह क्या करता है, उसका 3/4 भाग व्यय कर देता, खर्च कर देता, तो आपसे कहता है उसकी मासिक बचत प्रतिशत में होगी, तो कितना जो है वो बचत करता है। ध्यान समझिएगा, एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 भाग व्यय कर देता है, तो 3/4 भाग खर्च कर देता है, तो मान लेते हैं कि एक मनुष्य 1 भाग कमाता है, उसी का 3/4 भाग खर्च करेगा, तो यानी कि बचत उसकी कितनी होगी? यदि 1 भाग मनुष्य कमा रहा है, मान लेते हैं कि 1 भाग कमा रहा है, उसका 3/4 भाग खर्च कर रहा है, तो यानी कि कितना? इसमें से यदि इसको हम घटा दें 3/4 को, 1 भाग कमा रहा है, उसका 3/4 भाग खर्च कर रहा है, तो इसमें से यदि इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 यहाँ पर -3, भाई इसके नीचे 1 मानोगे, 1 से इसको भाग करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 3 यानी कितना? 1/4, यानी कि उसकी बचत कितनी? 1/4 है, उसकी बचत कितनी है? 1/4 है। पर आपसे पूछा क्या है, तो उसकी बचत प्रतिशत में होगी, तो प्रतिशत में होगी तो 1/4 है, प्रतिशत में ज्ञात करना है। अब 1/4 को प्रतिशत में आपको बदलना है, तो इसको क्या करेंगे? 100 से गुणा कर दें और क्या करें? 100 से भाग कर दें, 100 से गुणा, 100 से भाग किया। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनिया 4 पंचे 20, और मैंने पहले ही बता रखा कि 1/100 जहां पर लिखा होता है उसकी जगह पर क्या लगा सकते हैं? प्रतिशत, यानी 25% हो गया। जहां पर 1/100 लिखा है उसकी जगह क्या लगा सकते हैं? प्रतिशत का साइन, इसलिए 25% हो गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका पहला सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो आसान प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों, आपसे अति लघु में भी पूछा जा सकता है। अगला और वस्तुनिष्ठ का अंतिम प्रश्न कह रहा वृत्त के व्यास तथा त्रिज्या में संबंध है। वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध मैंने आपको पहले से बता के रखा है। वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सेकंड सही हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, पता चला आपने त्रिज्या बराबर 2 गुणे व्यास पढ़ लिया, इसलिए पहले नंबर पे दे रखा, इसी को टिक कर दिया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। और ये दोस्तों ऑप्शन इस तरीके से भी दे सकता है, त्रिज्या इक्वल टू व्यास बाई 2, इस तरीके से भी दोस्तों ये ऑप्शन दे सकता है। तो ये भी बात वही, चाहे वो लिखा हो चाहिए भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो व्यास इक्वल टू 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये आपके क्या पांचों वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आ गए हो। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। अब दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। दोस्तों जब तक मैं इसको रब कर रहा हूं तब तक दोस्तों आप इस वीडियो को अपने स्तर से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दीजिए। इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु हैं उन सभी प्रशिक्षुओं तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, जैसे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पा रहे हैं इसी प्रकार आपके अदर भी मित्र अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं, इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करते रहना है। ठीक है, और आप यदि अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न ध्यान समझिएगा। छठा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 76 मीटर लंबे तार से 76 मीटर लंबे तार से 76 मीटर लंबे तार से 3.8 मीटर लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते? 3.8 मीटर लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? कितने टुकड़े काटे जा सकते? ध्यान समझिएगा।
ध्यान समझ, क्या कह रहा है 76 मीटर लंबे तार से 3.8 मीटर लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। दोस्तों दिया क्या है, दिया है तार की लंबाई, तार की लंबाई बराबर 76 मीटर। अब ध्यान समझिएगा, क्या कहा 3.8 मीटर लंबाई के कितने तार काटे जा सकते हैं। लिखेंगे 3.8 मीटर लंबाई के तार के टुकड़े काटे जा सकते हैं बराबर, तार के टुकड़े काटे जा सकते हैं बराबर। ध्यान समझिएगा, देखिए 76 मीटर लंबे तार के टुकड़े हैं, उसमें से क्या होगा 3.8 मीटर। जैसे मैं कह दूं कि आपसे 10 मीटर लंबा एक तार है, इसमें से 2-2 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 10 मीटर लंबा तार, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 तार के टुकड़े काटे जा सकते हैं। इसी प्रकार 76 मीटर लंबा तार का टुकड़ा है, इसको हम क्या करेंगे 3.8 मीटर लंबे तार के टुकड़े को काटना है, तो इससे भाग कर देंगे। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा लिया, 38 एकम 38, 38 दूना 76, 20, तो 20 आंसर आ गया। तो दोस्तों नीचे फाइनल लिखेंगे अतः 3.8 मीटर लंबाई के तार के टुकड़े काटे जा सकते हैं बराबर 20। इस तरीके से लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है। आगे देखिएगा छठे के बाद दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन 7 दोस्तों आपसे कह रहा है संख्या 3477, संख्या 3477 में दोनों सात के स्थानीय मान ज्ञात कर, दोनों सात के स्थानीय मान ज्ञात कर स्थानीय मान ज्ञात कर उनका योगफल ज्ञात की, स्थानीय मान ज्ञात कर उनका, या इनका भी लिख सकते हैं, उनका योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे, अच्छा प्रश्न है। आपसे दोस्तों कह रहा है कि संख्या 3477 में दोनों सात के स्थानीय मान ज्ञात कर योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे संख्या 3477 में दाहिनी ओर से पहले सात का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे 1 बराबर 7। ये समझ पाए कि नहीं भाई, इकाई पर मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार संख्या 3477 में दाहिनी ओर से दूसरे सात का स्थानीय मान देखिए 7 गुणे 10, क्योंकि इकाई और दहाई पर 10 होता है, बराबर 70। क्या पूछा था, इनका योगफल, लिखेंगे योगफल बराबर कितना, पहला 7 और दूसरा 70, कितना 77। ठीक है, तो लिख लेंगे अतः संख्या 3477 में दोनों सात के स्थानीय मान का योगफल बराबर 77 होगा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अथवा दोस्तों यदि थोड़ा लैंग्वेज से बचना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, 3477 है, इसमें पहले इस तरीके से 7 लिखिए, फिर इकाई से मल्टीप्लाई करिए 7 हो जाएगा, फिर 7 गुणे 10 भाई इकाई दहाई पर 70 हो गया, और फिर योगफल, जैसे योगफल इसके बाद ये कर दीजिए, योगफल कितना 7 + 70 बराबर 77। इस तरीके से भी दोस्तों आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए 7वें के बाद दोस्तों 8वां देखिएगा, 8th नंबर। 8वां दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, 8th नंबर कह रहा है 2x²
प्लस का 5y प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का y प्लस 6 में सजातीय पदों को एक साथ लेते हुए सजातीय पदों को एक साथ लेते हुए व्यंजक को सरल कीजिए। ध्यान समझिएगा, आपसे कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 6 में सजातीय पदों को एक साथ लेते हुए व्यंजक को सरल कीजिए। सिंपल है भैया, 2x स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का y प्लस 6 सजातीय पदों को साथ में रखना है। देखिए सजातीय पद क्या होते हैं, जो देखने में एक जैसे लगते हो। तो देखिए 2x स्क्वायर बेचारा इकलौता है जिससे कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ 5y यहाँ y ये एक जैसे हैं, इसलिए 5y प्लस का और माइनस का y को साथ में कर लिया, प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 6। सिर्फ यही पद है 5y और माइनस y सजाती है। बस सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का y, जब भी मैंने बताया एक प्लस का हो माइनस का हो तो हमेशा घटेंगे और घटने के बाद साइन उसका लगेगा जो अंक बड़ा होगा। देखिए 5 में से एक जाएगा, कितना 4 बचेगा, तो 4y बड़ा 5 इसलिए प्लस का आया और प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला 8वें के बाद दोस्तों 9वां देखिएगा, 9th नंबर। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25, 30, 40 जो 20, 25, 30, 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब भाग करे तो क्या हो जाए, शेषफल 0 आ जाए। आसान है, मैंने पहले भी जिक्र किया है इस टाइप के प्रश्नों को कि जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या कहे या आपसे क्या कहे न्यूनतम संख्या की चर्चा करें, क्या कहे छोटी से छोटी संख्या कहे या आपसे कहे न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, तब दोस्तों हमेशा आप लासा फाइंड करते हैं। इसलिए 20, 25, 30 और 40 का लासा निकालेंगे। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों 2 से कटेगा, 10 हो गया, 15 हो गया और दोस्तों 20 हो गया। उसके बाद दोस्तों 2 से फिर कटेगा, 2 पंचे 10, 25, 15 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से कटेगा, 5 ऐसे रहा, 25 ऐसे रहा क्योंकि कटेगा नहीं, 15 भी ऐसे रहा, 2 पंचे 10। अब दोस्तों 3 से कटेगा, 5 ऐसे रहेगा, 25 भी नहीं कटेगा पर 15 कटेगा, 3 बचे 15 और 5 ऐसे रहा। अब दोस्तों किससे कटेगा, 5 से, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 25 नहीं सॉरी 5 एकम 5। अब फिर से 5 से 1 1 1 1, ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। तो क्या लिखेंगे, 20, 25, 30 तथा 40 का लासा बराबर 2 × 2 3 बार है, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5, यही तो है 2 × 2 × 2 3 × 5। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंच 40 और 40 पंचे 200 और 200 तियाँ 600 हो जाएगा, 200 तियाँ 600 होता है। आप देखेंगे दोस्तों क्या आता है, फाइनल आंसर अतः वह छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या बराबर 600। अब चाहे 600 को 20 से भाग करो, चाहे 25 से भाग करो, चाहे 40 से भाग करो और चाहे 30 से भाग करो, भाग करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अर्थात शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया प्रश्न है, आसान है। अगला देखिएगा, अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 10 नंबर। रुपये 1500 का
3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की याद कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर से साधारण, इसमें कोई दम ही नहीं इस प्रश्न में, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पेपर बहुत सरल भी आ सकता है, पेपर का थोड़ा पैटर्न कठिन भी हो सकता है, इसलिए मैं हर टाइप के प्रश्न लेने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, आपसे कह रहा है 1500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना। दोस्तों क्या दिया है? दिया है मूलधन P बराबर 1500 रुपये, उसके बाद समय T बराबर 3 वर्ष और दर रेट R बराबर 12% वार्षिक है। ठीक है, हमें पूछा क्या है? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप जानते हैं क्या है? साधारण ब्याज SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपान 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। देखिए P कितना आपका है? 1500, R 203 है, समय आपका 12 बटे 100, काट लीजिए। देखिए 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, देखिए 15 3 45, ठीक है, कितना है? 15 3 45 गुणे 12, यानी दोस्तों 12 पंचे 60 हंसलाएँ, 12 पंचे 60 हंसलाएँ 6 और 12 चौक 48। एक मिनट, हाँ सही तो है, ठीक तो है। 12 पंचे 60 हंसलाएँ 6, 12 चौक 48, 6 54, 540। ये हमारा फाइनल आंसर आया जाके। तो अतः साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर 540 रुपये आ गया। चलिए नोट करें। हो गया। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। चलिए अगला अंतिम प्रश्न 11 नंबर, अति लघु का अंतिम प्रश्न 11 नंबर, ध्यान समझिएगा। 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 11th 6a² प्लस 7a माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 हो। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। अच्छा प्रश्न है। आपसे दोस्तों कह रहा है क्या? कह रहा है 6a² प्लस 7a माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 हो। तो क्या है? यदि a बराबर -2, तो जहाँ पर a है उसकी जगह पर -2 यूज करेंगे। तो क्या लिखा? 6a, तो एक जगह पर -2 का स्क्वायर हो गया, प्लस का 7, यहाँ कितना? -2 -3 हो गया। ठीक है, अब देखिए 6 गुणे -2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा, -2 गुणे -2, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस का 2 सती 14 और -3 हो गया। देखिए 6 चौक 24 हो गया, 14 -3 17 हो गया, यानी 200 कितना जाएगा? 7 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए नोट करिए, ये दोस्तों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गए। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जो दोस्तों आपके एग्जाम में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या दोस्तों 12। ध्यान से देखिएगा, 12 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है? 12 नंबर कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं
8 सेंटीमीटर कामा 15 सेंटीमीटर एवं 17 सेंटीमीटर है, एवं 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, एक त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखी हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एवं 17 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों देखिए, मैं त्रिभुज बनाता हूं। ये चित्र बना नहीं मिलेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। ABC, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, जो सबसे बड़ी होगी वही कर्ण होगी, तो 17 सेंटीमीटर आपकी कर्ण हो गई, ठीक है। उससे छोटी दोस्तों, अब इसमें एक को 8 मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, तो इसको मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर ये, और इसको मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। इन दोनों में किसी को आप मान सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, दिया है क्या, दिया है क्या, आधार AB बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार के बाद वो क्या दे रखा है, ऊंचाई कह लें, इसी को लंब भी कहते हैं। ऊंचाई कितनी, BC बराबर 215 सेंटीमीटर, ऊंचाई कह लें या इसी को लंब भी कहते हैं। पूछा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों आप जानते हैं क्या है, समकोण त्रिभुज, या ऐसे लिख लो, नाम लिख लें समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का साइन बना दिया, ABC का क्षेत्रफल भैया ये होता 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो कितना, 1/2 आधा कितना दोस्तों हमारा 8 है, और गुणे ऊंचाई कितनी 15। सॉल्व कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 अठी 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 15 चक्कू 60 क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा प्रश्न है, आसान है। और दोस्तों यही, यदि ये समकोण त्रिभुज नहीं होता, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये इसमें लग जाएगा। पर ये नहीं होता समकोण त्रिभुज, तो दोस्तों इसमें क्या, ये विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, √S - A S - B S - C, उससे भी दोस्तों इसको लगा सकते हैं। अच्छा, इस प्रश्न को विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या मैंने बताया, √S S - A S - B S - C, इस फार्मूले से लगाइएगा और देखिएगा उसका भी आंसर जो लगाएंगे तो यही आंसर आएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और S दोस्तों क्या होता है, यहाँ अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 12 के बाद दोस्तों 13 नंबर, 13 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, कह रहा है रोहित अपनी मासिक आय का, रोहित अपनी मासिक आय का 60% खर्च करके 240 रुपये मासिक बचाता। 60 रुपये खर्च करके 240 रुपये मासिक बचाता है, आगे कहता है तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात किए। तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। यानी उसकी वार्षिक आय एवं वार्षिक खर्च आपसे पूछ रहा है, कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा।
हो गया। देखिए आपसे दोस्तों कह रहा है कि रोहित अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है। जितना वह एक महीने में कमाता है उसका 60% उसका खर्च हो जाता है। फिर कहता है खर्च करके एक महीने में 240 रुपये वह बचा लेता है, मासिक बचाता है, मतलब एक महीने में 240 रुपये बचाता है, मतलब 60% खर्च कर दिया, 240 रुपये बचा लेता है। तो कह रहा है तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात की। दोस्तों मान लेते हैं, माना क्योंकि मासिक सबको दे रखा है इसलिए मासिक ही मानेंगे, माना रोहित की, क्योंकि आय तो दे नहीं रखी है, माना रोहित की मासिक आय, मासिक आय बराबर x रुपया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। तो मासिक बचत कितनी है दोस्तों, क्या कह रहा है वो 240 रुपये मासिक बचाता है, तो मासिक बचत, मासिक बचत रोहित की मासिक बचत बराबर दोस्तों कितना है 240 रुपये। 240 रुपये वो दोस्तों महीने में बचाता है। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों मासिक बचत दोस्तों यदि हमें निकालना है तो कितना 240 रुपये बचाता है, ये उसकी मासिक बचत है। अब ध्यान समझिएगा, यहां से हम अच्छा मासिक बचत जो मैंने निकाली उसको हम प्रतिशत में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं भाई, 60% खर्च करता है। अच्छा मासिक खर्च कितना है, मासिक खर्च, या वो रुकिए पहले मासिक बचत से पहले मासिक खर्च निकाल ले, दे रखा उसको लिखिए मासिक खर्च दोस्तों प्रतिशत में कितना है 60%। और दोस्तों तो यहां से हम मासिक बचत प्रतिशत में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, देखिए कोई व्यक्ति जो कमाता है वह 100% कमाता है, कमाएगा कि नहीं 100%, उसमें से 60% खर्च करता है, तो बचत कितनी होगी 40% की होगी कि नहीं भाई। 100% कमाता है, 60% खर्च कर देता है, 40% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और उसकी मासिक बचत आपको दे रखी, मासिक बचत बराबर 240 रुपये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब ये भी 240 रुपये, ये भी मासिक बचत है और ये भी दोस्तों आपकी मासिक बचत है। आप देखिए किसका कर रहा है, जितनी मासिक आय उसका 40% बचा रहा है, तो क्या लिखेंगे x का 40% बराबर 240। x का ही जितनी मासिक आय है, जितना एक महीने की उसकी तनख्वाह उसका 40% बचा रहा ना, और वो 240 के बराबर हो जाएगा। तो x गुणे 40 गुणे 1/100 बराबर 240 हो गया। देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो दोस्तों यहाँ से x 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 4x बराबर 10 की मल्टीप्लाई से कर लें तो 240 था, ये 10 से करेंगे तो 2400, x बराबर 2400 बटे 4। भाई जो घोड़े में बटे में जाएगा तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 600 रुपये आ गया। x बराबर 600 रुपये, उसकी जो मासिक जो बचत है 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये महीने में बचा लेता है। अब तो वार्षिक आय, तो उसकी वार्षिक आय आपसे पूछा है, x की वैल्यू कितनी 600 रुपये। अच्छा ये क्या x, नहीं, ये आपका यहाँ से x आए जाके, यहाँ से आपका x मतलब क्या, रोहित की मासिक आय 600 रुपये आ जाके, कि यहाँ से x की वैल्यू आई तो x बराबर 600 रुपये उसकी मासिक आय है। ध्यान समझिएगा, ये x की वैल्यू आई और x क्या है आपकी, रोहित की मासिक आय 600 रुपये आई। आपसे पूछा क्या उसकी वार्षिक आय, तो दोस्तों इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं, लिखेंगे वार्षिक आय। अच्छा एक महीने में, अब वो 600 रुपये, क्या एक महीने में उसकी सैलरी 600 रुपये है, तो 12 महीने में उसकी सैलरी कितनी होगी, एक साल में 12 महीने होते, इसलिए 600 की मल्टीप्लाई 12 से कर दीजिए, तो 12 गुणे 600 या 600 गुणे 12, तो 12 पंचे 72, 7200 रुपये उसकी मासिक आय। पर आपको खर्च भी तो बताना है, कितना वह खर्च करता है, वार्षिक खर्च कितना है। तो देखिए ध्यान सिंपल से समझिए, एक महीने में 60% खर्च करता है, एक महीने में 60%, या यहां देखिए मासिक बचत दोस्तों आपकी क्या 240 रुपये है, मासिक बचत 240 रुपये है, और दोस्तों 600 क्या है मासिक आय आ जाती, तो हम क्या करें, इसमें से इसको घटा दें 240 को, 600 में से 240 घटा दें तो मासिक खर्च आया कि नहीं, तो लिखेंगे
मासिक खर्च बराबर 600 माइनस का 240। ये समझ में आया कि नहीं भाई? एक महीने में जो उसकी मासिक बचत 240 रुपये है और उसकी जो तनख्वाह है एक महीने की 600 रुपये है, तो कितना खर्च करेगा? 240 रुपये एक महीने में बचाता है, 600 तनख्वाह है, तो कितना खर्च होगा? वही खर्च निकाल लेंगे भाई, 600 में से 240 घटा देंगे, खर्च आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितना आएगा घटाइए तो 0 बचा जाके, यहाँ 10 में से 4 गया 6, यहाँ 5 में से 2 का 360 रुपये। वह एक महीने में 360 रुपये खर्च करता है। अब इसे निकाल लेते हैं यहाँ से मासिक नहीं वार्षिक खर्च। यहाँ क्या पूछा था? वार्षिक आए, वार्षिक खर्च, वार्षिक खर्च बराबर क्या? 12 गुणे 360 मल्टीप्लाई कर लें तो 12 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 12 छंग 72 के 2 हंसलाएँ के साथ 12 तियाँ 36 और 36 7 43, 4300 रुपये दोस्तों वो क्या करता है? साल में खर्च करता है। तो एक आंसर ये आया। अच्छा नीचे इसके लिख लीजिएगा, मैं ब्रैकेट बंद कर दे रहा हूँ, ये दोनों आंसर नीचे लिखिएगा। अच्छा यहाँ लिखो वार्षिक खर्च, इसको ब्रैकेट में बंद करिए, ठीक है। एक ये आंसर आया आपका और एक आंसर ये आया कि कहाँ पर? ये वार्षिक आय, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ये 2 आंसर आए तो नीचे लिख लीजिएगा। अतः वार्षिक आय बराबर 7200 रुपये, वार्षिक खर्च बराबर 4320 रुपये, ठीक है। ये नीचे अतः करके आंसर लिख लीजिएगा। ये दोस्तों आपके आंसर आ चुके हैं। बढ़िया क्वेश्चन है और आसान बढ़िया। चलिए अब दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 214 की ओर। ध्यान से देखिएगा 14 नंबर। इसको दोबारा से यदि नहीं समझ में आया, हो सकता है कहीं डाउट रह गया हो, तो दोबारा से रिपीट करके वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर, 14 नंबर देखिएगा। एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 224 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात की 224 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है यदि इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, यदि इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो नए वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो नए वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, अच्छा प्रश्न ये भी है। रब करूं? आपसे दोस्तों कह रहा है क्या कि आपके पास एक वर्ग है जिसका परिमाप 240 सेंटीमीटर दे रखा है। इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से वर्ग का परिमाप दे रखा, वर्ग की भुजा पूछ रहा है। फिर कह रहा है इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए। जितनी पहले थी उससे 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो नए वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या दिया है? दिया है क्या? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 224 सेंटीमीटर। दोस्तों आप जानते हैं क्या है? वर्ग का परिमाप का जो फार्मूला होता है वह होता है भुजा स्क्वायर, होता है कि नहीं होता? ये कितना होगा? 200। ये देखो वर्ग का परिमाप 224 दे रखा है और ये भुजा नहीं सॉरी ये तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। अब देखिए ये कितना 4 गुणे भुजा हो जाएगा,
यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं, तो भुजा बराबर 200 कितना हो जाएगा 224/4, ठीक है। जो गुणे में बटे में जाएगा तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 2/24, 4 छंग 24, 56। तो भुजा बराबर दोस्तों कितनी आ गई 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारी भुजा आ गई। किसकी भुजा है? वर्ग की भुजा है। ये क्या बोलते थे? वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। आगे कह रहा है यदि इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, दोस्तों लिखेंगे नए वर्ग की भुजा। तो दोस्तों नए वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 56 - 2, यही तो कहा 2 सेंटीमीटर कम कर दे यानी कि 54 सेंटीमीटर। नए वर्ग की भुजा 54 सेंटीमीटर आ गई। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या? तो नए वर्ग का परिमाप, तो लिखेंगे नए वर्ग का परिमाप। ये भी दोस्तों क्या होता है 4 गुणे नए वर्ग की भुजा, नए वर्ग की भुजा। तो देखिए 4 गुणे 54 कितना हो जाएगा 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 1 21, 216 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो क्या लिखेंगे? अतः नए वर्ग का परिमाप बराबर 216 सेंटीमीटर। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आसान है, नोट कर लीजिए और बेहतरीन प्रश्न है। 15 और कुछ इसमें करना भी नहीं, कितना छोटा प्रश्न है, बस समझना था। तो प्रश्न का साइज देखकर उससे घबराइएगा कतई नहीं, बस उसको पढ़िए ध्यान से। पहली बार में नहीं समझ में आएगा तो दूसरी बार में आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा तो तीसरी बार में आएगा जरूर समझ में, जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखिएगा। 15 नंबर कह रहा किसी गांव में पुरुषों की संख्या, किसी गांव में पुरुषों की संख्या, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy + y² नहीं 5y² प्लस का 5y² माइनस का 8z है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या 2x प्लस का xy माइनस का 2y² है। आगे भैया आपसे कहता है बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, संख्या से कितनी अधिक है। आगे दोस्तों आपसे कहता है यदि x बराबर 1 कामा y बराबर 2 और z बराबर 3। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है, कुछ खास प्रश्न में है नहीं इसमें। कह रहा है किसी गांव में पुरुषों की संख्या इतनी, महिलाओं की संख्या इतनी है। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। क्या पूछा? पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। जैसे मान लेते किसी गांव में मान लेते 500 पुरुष हैं और 400 महिलाएं, तो आपसे पूछता कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है। तो 500 पुरुष थे, 400 महिलाएं थी, तो पुरुष कितने ज्यादा हो गए? 100 हो गए। कैसे पता चला? 500 में से 400 घटा दे। इसी प्रकार पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या को यदि हम घटा देंगे तो पुरुष कितने पुरुष अधिक वो आ जाएगा। उसके बाद ये कहानी है यदि वाली। दोस्तों क्या दिया है क्या गांव में पुरुषों की संख्या बराबर 6xy + 5y² माइनस का 8z। और फिर लिखेंगे गांव में महिलाओं की संख्या
वो दोस्तों कितनी है आपके पास 2x प्लस एक्स वाई माइनस का 2y²। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या करना होगा दोस्तों आपको, पुरुषों की संख्या में से 6xy प्लस का 5y² माइनस का 8z, इसमें से दोस्तों महिलाओं की संख्या घटा देंगे 2x प्लस xy माइनस का 2y²। जब भी घटाना हो तो ब्रैकेट दोस्तों जरूर लगाइएगा। तो 6xy प्लस 5y² माइनस का 8z माइनस प्लस माइनस का 2x माइनस प्लस माइनस का xy और माइनस माइनस प्लस का 2y²। सजातीय पदों को एक साथ में करेंगे जो देखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो ध्यान समझिएगा देखने में एक जैसे कौन सा लग रहा है। देखिए 6xy यहाँ पर है माइनस का xy प्लस का 5y² है, यहाँ देखिए प्लस का 2y² है और माइनस का 8z अकेले है और माइनस का 2x अकेले। बाकी सब कुछ होगा कि नहीं। देखिए 2 और 2 4 2 6 टर्म है, यहाँ 2 2 4 2 6 टर्म हो गए। अब ध्यान समझिएगा 6xy माइनस का xy कितना 5xy बचेगा, ये तो आपको आता है, प्लस का 5y² प्लस का 2y², तो प्लस का 5y² प्लस का 2y² यानी कि 7y² और माइनस का 8z हो गया माइनस का 2x हो गया। ध्यान समझिएगा, वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा क्या कहा था आपसे, यदि ये आगे इतने हमारे जो पुरुष हैं वो महिलाओं से ज़्यादा हैं, आपसे कहा यदि x बराबर 1 कामा y बराबर 2 तथा z बराबर 3। अब दोस्तों जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ y वहाँ 2 रखेंगे, जहाँ z है वहाँ 3 रखेंगे। दोस्तों रखते हैं तो ध्यान समझिएगा 5 गुणे x की जगह 1 y की जगह 2 प्लस 7y की जगह 2 का स्क्वायर और माइनस 8z की जगह 3 और माइनस का 2 इंटू एक्स की जगह पर दोस्तों आपका 1 हो जाएगा। अब इसके बाद मैं इधर साल कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा इक्वल टू 5, देखो 5 इंटू 1 और इंटू 2 तो 5 दूनी 10 हो गए जाके, प्लस 7 इंटू 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 गुणे 2 यानी कि 4 हो जाएगा और माइनस का देखिए 8 त्रिक 24 हो गया जाके और 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा 10 प्लस 7 चौक 28 और माइनस का देखिए 24 माइनस 2 कितना होता 26 हो जाएगा। अब देखिएगा 10 और 28 38 माइनस 26 और 38 माइनस 26 दोस्तों 12 बचेगा भाई। 8 में से 6 जाएगा 2 और 3 में से 2 गया 1, 12। तो क्या लिखेंगे अतः, फाइनल अतः क्या बोल बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी, अतः पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से, अतः पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से, महिलाओं की संख्या से 12 अधिक है, 12 अधिक है। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग प्रश्न को देखकर कभी कभार घबरा जाते हैं, इसीलिए मैं देखिए थ्योरी कितनी ज़्यादा है पर प्रश्न आसान है। 15 के बाद दोस्तों 16 नंबर, 16 नंबर देखिएगा, 16 नंबर कह रहा है एक पिता तथा उसके पुत्र एक पिता तथा उसके पुत्र के उम्र का योग 60 वर्ष है। उसके पुत्र के उम्र का योग 60 वर्ष है, उम्र का योग 60 वर्ष है। आगे दोस्तों आपसे कहता है 6 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र के उम्र का, पिता अपने पुत्र के उम्र का 5 गुना था। आगे दोस्तों आपसे कहता है तो वर्तमान में पिता की उम्र बताइए। तो वर्तमान में पिता की उम्र बताइए।
तो वर्तमान में पिता की उम्र बताइए। ध्यान से समझिएगा, अब आसान प्रश्न है। रब करूं, देखिए आपसे कह रहा है कि एक पिता तथा उसके पुत्र के उम्र का योग 60 वर्ष। एक पिता है और पुत्र, उन दोनों की उम्र का योगफल 60 है, मतलब वर्तमान समय में। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व, मतलब 6 साल पहले की बात कह रहा है। 6 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना था। दोस्तों मानेंगे क्या? माना 6 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र x वर्ष और 6 वर्ष पूर्व, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? पिता की उम्र, पिता लिखा की उम्र 5x वर्ष। ये समझ में 5x क्यों आया? कहा 6 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना है। तो ये 6 साल पहले पुत्र x वर्ष का था, तो जितने का था उसका 5 गुना पिता था, इसलिए 5x का हो गया। अब आपसे पूछा है, कहा एक पिता उसके पुत्र की उम्र का योगफल 60 है। ये वर्तमान उम्र की बात कर रहा है, इसलिए इन दोनों की यदि वर्तमान उम्र निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? क्या निकालेंगे? पुत्र की वर्तमान उम्र, देखिए x प्लस 6 वर्ष। ये समझ में आया कि नहीं? x प्लस 6 कहाँ से आएगा? क्यों? जैसे मैं कहूँ कि आप 6 साल पहले 16 साल के थे, तो बताइए इस समय आप कितने साल के हैं? तो आप बताएंगे सर 6 साल यदि हम पहले 16 साल के थे तो इस समय हम सर 22 साल के होंगे। क्यों? क्योंकि 6 साल पहले 16 के थे और 6 साल व्यतीत हो गए, तो 16 प्लस 6 22 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 साल पहले x साल का था, तो 6 अब कितने का होगा? तो x प्लस 6 हो जाएगा। इसी प्रकार पिता की उम्र निकालेंगे। पिता की वर्तमान उम्र कितनी दोस्तों हो जाएगी? 5x थी 6 साल पहले, तो आज कितनी? 5x प्लस 6 वर्ष हो गया। राइट। अब दोस्तों आपसे कहता है प्रश्नानुसार आपसे कहा था एक पिता तथा उसके पुत्र की उम्र का योग, जब भी ना लिखा हो तब भी दोस्तों इसका मतलब वर्तमान उम्र का योग दे रखा है। इन दोनों की उम्र को जोड़ लें, x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 6 बराबर 60। ऐड करिए तो x प्लस 5x 6x प्लस 6 6 12 बराबर 60 हो गया। यानी 6x बराबर 60 माइनस का 12, यानी 6x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 48, और x बराबर 48/6। 6 कम 6 6 8 48। x बराबर दोस्तों आपका 8 आया। x की वैल्यू 8 वर्ष आई जाके। पर दोस्तों आपसे पूछा क्या था? पूछा है तो वर्तमान में पिता की उम्र, तो पिता की वर्तमान उम्र कितना? 5x प्लस 6। तो लिखेंगे पिता की वर्तमान उम्र बराबर 5 इंटू एक्स कितना? 8 है, जहाँ x उसकी 8 रखेंगे प्लस 6 मल्टीप्लाई कर ले तो 5 8 40 और प्लस 6 46 वर्ष। तो दोस्तों नीचे लिख लीजिएगा, मैं बोले दे रहा हूँ, ठीक है। अतः पिता की वर्तमान उम्र बराबर 46 वर्ष, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों 17 नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बस मॉडल पेपर 4 से दोस्तों समाप्ति की ओर है। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखिए ध्यान से देखिएगा, सेकेंड लास्ट कह रहा है एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, ठीक है। 60% प्रथम श्रेणी में, 60% प्रथम श्रेणी में, कामा 20% द्वितीय श्रेणी में, शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण
हुए। आगे दोस्तों आपसे कहता है प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में प्रथम द्वितीय तृतीय प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या बताइए। श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या बताइए। अलग अलग संख्या बताइए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले बहुत ध्यान समझिएगा, आसान प्रश्न है, कठिन नहीं है, भले लैंग्वेज ज़्यादा है। आपसे कह रहा है एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, जो एक क्लास इसमें टोटल 60 विद्यार्थी, उसमें 60% प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, 20% द्वितीय श्रेणी में, शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को की अलग अलग संख्या बताना। दोस्तों क्या दिया है, ध्यान समझिएगा, दिया है कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर 60। ठीक है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रतिशत में आपको दे रखा कितना, 60%। ठीक है, ये तो देखा। और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, फिर से दोस्तों ये भी प्रतिशत में दे रखा है, प्रतिशत में कितना दोस्तों, द्वितीय श्रेणी में कितने उत्तीर्ण हैं, 20% का। ये तो कहा है 20% का, तो 20% हो गया। अब दोस्तों तृतीय श्रेणी में निकाल लेते हैं, तो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी ब्रैकेट में प्रतिशत में, ध्यान समझिए। तो देखिए 100% किसी भी क्लास में 100% स्टूडेंट माने जाते हैं, तो 100% दोस्तों स्टूडेंट थे, उसमें से क्या 60% प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, 20% सेकंड श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 100 में से घटा दीजिए। तो 100% माइनस का कितना 80%, भाई 60 20 80 हो गया, यानी कि 20% दोस्तों तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अब ध्यान समझिएगा, आपसे अलग प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। लिखेंगे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने दोस्तों 60 का कितने % उत्तीर्ण है प्रथम श्रेणी में 60, तो 60 का 60% निकाल लीजिए, तो कितना आएगा, ध्यान समझिए। इसी के आगे निकाल देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह ज़्यादा है नहीं, तो इसी के आगे निकाल लूँगा, आप इसी के नीचे निकालिएगा। 60 × 60/100, भाई प्रतिशत का मतलब 100 होता है। अब देखिए ये 0 से ये 0 का, ये 0 से ये 0, 36, प्रथम श्रेणी में 36 उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, तो द्वितीय श्रेणी में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 60 का कितने % दोस्तों 20%, द्वितीय श्रेणी में 20% उत्तीर्ण हुए, तो 60 का 20% निकालेंगे, तो 60 × 20/100। वही कहानी यहाँ पर भी है। देखिए ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से 0 गया, कितना 6 दूनी 12 द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। फिर लिखेंगे तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण मतलब पास, उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर दोस्तों कितना 60 का, देखिए तृतीय श्रेणी में भी 20 ही तो उत्तीर्ण हुए, 60 का 20%, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, सेम ऐसे ही होगा 60 × 20/100, यानी दोस्तों कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 दूनी 12। अब देखिए 36 12 और 12 24 और 36 60, देखिए 60 विद्यार्थी थे टोटल आ गए। प्रथम श्रेणी में 36, द्वितीय श्रेणी में 12, तृतीय श्रेणी में 12 विद्यार्थी उत्तीर्ण, यही आपसे पूछा था। अगला देखिए अंतिम प्रश्न और 18 नंबर दोस्तों, अंतिम प्रश्न दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, 18 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। 18
+2 बड़ा ब्रैकेट 9 + 6 - 3 मंजिला ब्रैकेट 4 + 3 फिर छोटा ब्रैकेट 2 + 6 पर बार है भागे 4 है। फिर दोस्तों छोटा ब्रैकेट बंद मंजिला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। देखिए बाउंड मास वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न ध्यान समझिएगा। आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है 18 + 2 बड़ा ब्रैकेट 9 + 6 - 3 मंजिला ब्रैकेट 4 + 3 फिर छोटा ब्रैकेट 2 + 6 पे बार है भागे 4 मंजिला ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट बंद को सरल करना। दोस्तों आप जानते हैं बाउंड मास मतलब BODMAS, ठीक है। बी क्या था ब्रैकेट कौन सा, ये वाला बार ब्रैकेट, फिर छोटा फिर मंजिला और फिर दोस्तों बड़ा, इसी क्रम में सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब दोस्तों ऑफ होता है या दोस्तों कहीं पर आपको का लिखा मिलेगा, इसके साथ दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन लगा के सॉल्व करते हैं। डी का मतलब दोस्तों डिवाइड होता है, एम का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई होता है गुणा, ठीक है। ए का मतलब दोस्तों जोड़ होता है और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। इसी क्रम में दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिए 18 + 2 बड़ा ब्रैकेट 9 + 6 - 3 मंजिला ब्रैकेट 4 + 3। देखिए सबसे पहले किसका बार ब्रैकेट तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 6 8 होता है, तो 8 भागे 4। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे दोस्तों, गलती होने की भी संभावना कम होती और मार्क्स भी दोस्तों आपको क्या सही से मिलेंगे। 9 + 6 - 3 4 + 3, अब 8 को भागे 4 करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ जब देखिए 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का समझ पाए, 2 कहाँ से आया, 8 को 4 से भाग करेंगे तो 4 तो नहीं 8। फिर देखिए 18 + 2 18 + 2 9 + 6 - 3 देखिए 4। अच्छा यहाँ देखिए प्लस है यहाँ गुणा है, तो प्लस देखिए नीचे आता गुणा ऊपर आता है, इसलिए पहले गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। अब देखिए 18 + 2 9 + 6 - 3 4 6 10। देखिए यहाँ कोई साइन नहीं इसलिए गुणे का मंजिला ब्रैकेट खत्म हो गया। अब दोस्तों आ गया बड़ा ब्रैकेट 18 + 2 देखिए यहाँ देखिए प्लस है माइनस है गुणा है, देखिए प्लस है माइनस है गुणा है, तो सबसे ऊपर कौन सा गुणा, तो पहले गुणा होगा तो 9 + 6 माइनस का 3 दहम 30। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, अब देखिए एक प्लस एक माइनस, इसलिए पहले क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 9 6 15 - 30। तो देखिए 18 + 2 15 में से माइनस 30 जाएगा तो माइनस का दोस्तों बचेगा 15। भाई देखिए एक प्लस एक माइनस होगा तो हमेशा घटेंगे, साइन किसका आएगा जो बड़ा होगा, तो 30 में से 15 जाएगा 15 बचेगा, साइन बड़ा है 30 के पहले माइनस लगा इसलिए दोस्तों यहाँ माइनस लग गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 18 प्लस माइनस माइनस का कितना 15 दूना 30, यानी दोस्तों 18 में से 30 जाएगा तो माइनस का 12 दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नोट करिए, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। नोट करिए, अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्र को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने हिस्सा से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा, इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु हैं उन सभी प्रशिक्षुओं तक दोस्तों यह वीडियो पहुँच सके। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यदि मैंने आपको जो समझाया है, मैंने आपको जिस मेहनत के साथ समझाया आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर करिएगा। ठीक है, तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। अब दोस्तों हमारी आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।